मई जून 19-21 का सवाल है हमारा, मई जून 1921 एएस का हमारा अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं और कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन का हमारा चैप्टर है। लेकिन आज हमने कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन के अंदर सिर्फ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहते हैं जी, लॉरेंस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 30 नवंबर। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है आपको और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है। These did not agree with the list of balances taken from the purchase ledger and sale ledger. ये परचेज और सेल लेजर की बैलेंस की बराबर नहीं है। The following items were discovered. A discount received of 280 had been omitted from the books. Credit note for a sales return of 230 had been treated as a sales invoice. Irrecoverable debts थी जिसकी कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास नहीं की। कॉन्ट्रा एंट्री थी 1070 की had been debited twice in the purchase ledger control account. उसके बाद पेमेंट है 120 की to a credit supplier had not been recorded. और डिस्काउंट लाउड 70 का था, हमने सेल लेजर और पीएलसी की दोनों की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी। लॉरेंस ओन्स करीम एंड कलीम ओन्स लॉरेंस 1590, ये कॉन्ट्रा था सेट ऑफ, तो लेसर अमाउंट के साथ हम कॉन्ट्रा लिखेंगे, दोनों अकाउंट्स में आएगा। कस्टमर चेक डिसऑनर्ड हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एट 1560 इंस्टेड ऑफ 1650। प्रिपेयर द करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाना है आपने करेक्टेड, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी करेक्टेड आपने बनाना है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एरर ऑफ कमीशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरर ऑफ कमीशन वैसे ये होता है कि नाम की गलती है, आपने गलत नाम चूज किया है, जबकि क्लास ऑफ अकाउंट सेम है, अमाउंट भी सही है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हम बनाएंगे, दोनों चीजें हमें बनानी है। एक हमने बनाना है अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमेंडेड एसएलसीए भी बनाना है आपने, और दूसरी तरफ आपने अमेंडेड पीएलसीए भी बनाना है आपने। दोनों उसने बनाने को हमें कहा है, एसएलसीए भी बनाए, अमेंडेड और पीएलसीए भी बनाए। लेकिन जो स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट है, वो उसने हमें दोनों में रिक्वायरमेंट में मांगी नहीं है। स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल कंट्रोल अकाउंट विद लेजर बैलेंस, वो उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में हमें बनाने को कहा ही नहीं है। डेफिनेटली हम फिर जो है वो नहीं बनाएंगे। स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे किसका जी, ब्रॉड डाउन लिखेंगे आप अपना, ब्रॉड डाउन में कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं जी। ब्रॉड डाउन हमें दिया हुआ है 42350, 42350, और इधर भी आपका ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस का 16970। सबसे पहले हम चलते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसे करेक्ट करेंगे। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि बेटा आपको पता है कि वो एसेट है, और पीएल से का डेबिट क्रेडिट होगा क्योंकि वो लायबिलिटी होती है आपकी। एसएलसीए का हमेशा डेबिट होता है और पीएलसीए का हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी की डिफरेंस की वजह से वो चीजें जो है वो मैनेज आपको करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहला है डिस्काउंट रिसीव ऑफ 280 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। डिस्काउंट रिसीव था 280 का, हमने उनको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब है डिस्काउंट रिसीव दोनों में आएगा, एक तो परचेज लेजर बैलेंस में भी आएगा क्योंकि डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक ट्रेड पेबल से है, और साथ में ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी आएगा। डिस्काउंट रिसीव को अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो पीएलसीए की बेसिकली डेबिट साइड पे आता है। डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए की डेबिट साइड पे आता है क्योंकि ट्रेड पेबल डेबिट होंगे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। यहाँ पे आपने लिखना था डिस्काउंट रिसीव, जो कि आपका आ जाएगा कितने से, 380 से, मेरे ख्याल में 380 ही अमाउंट है, 280 है सॉरी, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। नीचे ये स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल में भी आना था, लेकिन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, उसने क्वेश्चन में कहा नहीं। अगर नीचे होता तो नीचे भी मैं लिखता।
लेकिन नीचे उसने कहा ही नहीं बनाने को, वरना जो है वो स्टेटमेंट टू रिकंसाइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट में बनाता, और वहां पे भी मैं परचेज लेजर बैलेंस जो मेरा दिया होता क्वेश्चन में अगर दिया होता तो उसमें ये अमाउंट में क्या कर देता, माइनस कर देता। माइनस होनी थी ना, क्योंकि डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं। वैसे भी डिस्काउंट रिसीव की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल कम होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं आपके, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेड पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे हैं डिस्काउंट रिसीव की वजह से, रिकॉर्ड नहीं किया हमने, रिकॉर्ड कर लिया, कमिटेड किया था बुक से। A credit note for a sales return of 230 had been treated as a sales invoice and entered in the sales journal. क्रेडिट नोट था हमारा, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री आपने पास करनी थी, आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी थी, सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवर। आपने सेल रिटर्न टू ट्रेड रिसीवर की एंट्री पास करने की बजाय गलती से एंट्री कर दी सेल्स की, यानी ट्रेड रिसीवर टू सेल्स एंट्री कर दिया। ये इसमें हमने क्या किया है, हमने बेसिकली ट्रेड रिसीवर को क्या करना था, आना दोनों में ही है, क्योंकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंटर करते हुए गलती की है ना, दोनों में आना है। लेकिन क्योंकि हम स्टेटमेंट टू रिकंसाइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे, लिहाजा हमें उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने ट्रेड रिसीवर को क्रेडिट करना था, कितने से, 230 से। आपने ट्रेड रिसीवर को क्रेडिट करना था 230 से, आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेड रिसीवर को डेबिट कर दिया 230 से। एक दफा क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको डबल अमाउंट से जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि 460 से आप क्रेडिट करेंगे। और इसको लिखेंगे भी ऐसे ही जैसे कि मैं लिखूंगा भी, यानी क्रेडिट नोट रिकॉर्डेड एज सेल्स। सेल्स रिटर्न को हमने रिकॉर्ड कर दिया, क्या भला, सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 460 से। नीचे भी 460 जो है वो माइनस होना है, क्योंकि आपने एक सेल्स रिटर्न की एंट्री थी, तो ट्रेड रिसीवर को आपने क्रेडिट करने की बजाय सेल्स रिटर्न की वजह से डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, नीचे भी डबल अमाउंट से माइनस होना था। लेकिन हम स्टेटमेंट टू रिकंसाइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट बना नहीं रहे, उसने कहा नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन में बेटा दो सवाल हैं, एक पीएलसीए से रिलेटेड है, एक एसएलसीए से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में ही हमें रिकंसिलेशन बनाने को नहीं कहा, सिर्फ अमेंडेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को ठीक करना है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट ठीक करना है, बस ये मसला है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट में है जी कि इररिकवरेबल डेट ऑफ 190 had been written off in the sale ledger, no entry had been made in the control account. इररिकवरेबल डेट बेसिकली बैड डेट्स होते हैं, आपने 190 से बैड डेट्स आपके हुए थे, आपने कंट्रोल अकाउंट में उसकी एंट्री अभी तक पास नहीं की, तो कंट्रोल अकाउंट में आप उसकी एंट्री पास कर देंगे, यानी यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, क्या भला, बैड डेट्स के नाम से या इररिकवरेबल डेट्स के नाम से कितनी अमाउंट आ जाएगी, 190 से 190 आप जो है वो लिख देंगे। ठीक होगी जी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट contra entry for 1070 has been debited twice in the purchase ledger control account. एक contra entry थी 1070 की, जो कि आपको पता है एसएलसी की क्रेडिट साइड पे आती है और पीएलसी की डेबिट साइड पे आती है। आपने उसे क्रेडिट डेबिट तो किया, लेकिन दो दफा डेबिट कर दिया। देखिए, contra entry of 1070 had been debited twice in the purchase ledger control account. आपने कंट्रोल अकाउंट को दो दफा डेबिट कर दिया, तो अब आपको एक दफा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा हम लिखेंगे इसमें रॉन्गली ओवरकास्ट कर देंगे, ज्यादा कर दिया ना आपने, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 1070 से उसे कैंसिल करने के लिए। डेबिट तो करना था आपने, लेकिन करना था आपने 1070 से, आपने कर दिया 1070 और 1070 डबल से, तो एक दफा क्रेडिट कर देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, गलती हमारी जो है वो एडजस्ट हो जाए। आगे देखते हैं, पेमेंट ऑफ 120 टू ए क्रेडिट सप्लायर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। आपने क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट की थी, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो पेमेंट की वजह से ट्रेड पेबल डिक्रीज होते हैं, इधर आती है आपकी पेमेंट टू ट्रेड पेबल। ये नीचे भी माइनस होना है, लेकिन नीचे बेटा हम बना नहीं रहे ना, नीचे का ना बैलेंस दिया है ना उसने हमें करेक्ट करने को कहा है, हमें उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा 120 पेमेंट थी, मैंने लिख ली 70, ये आ गया। आगे देखते हैं, अब पेमेंट ऑफ 120 टू ए क्रेडिट सप्लायर हो गया है। डिस्काउंट अलाउड of 70 had been posted to the debit side of both the sale ledger control account and purchase ledger control account.
डिस्काउंट अलाउड को आपने एसएलसी और पीएलसीए की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी। तो पहले एसएलसीए की बात कर लेते हैं। बेटा डिस्काउंट अलाउड एसएलसीए में क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया तो एक दफा क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पर डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। नहीं समझ आई सर? देखिए दोबारा गौर से, आसानी से। डिस्काउंट अलाउड 70 था, डिस्काउंट अलाउड से आपने क्रेडिट करना था। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होता है, आपने उसे कर दिया डेबिट। एसएलसी में डेबिट लिख दिया। तो एक दफा क्रेडिट करेंगे जो डेबिट किया उसे कैंसिल करने के लिए, एक दफा दोबारा क्रेडिट करेंगे उससे जो क्रेडिट करना था आपने, डिस्काउंट अलाउड 140 से क्रेडिट होगा। इसी तरह पीएलसीए में भी आपने डेबिट कर दिया इसको, तो वो तो डेबिट है ही गलत, पीएलसी में तो ये आना ही नहीं था। पीएलसी में यहाँ पे आ जाएगा गलत लिख दिया था आपने, कितने से? 70 से उसकी अमाउंट आ जाएगी। आपने गलती से डेबिट कर दिया था, वो आपने कैंसिल कर दिया, तो वो डेबिट ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो 70 से हम लिख देंगे इधर, तो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कहते हैं जी लॉरेंस ओन्स क्लीम 380 एंड क्लीम ओन्स लॉरेंस 1590। दे हैव एग्रीड टू सेट ऑफ द बैलेंस ऑन लॉरेंस अकाउंट इन क्लीम सेल लेजर। उसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो सेट ऑफ करना है आपने, यानी कॉन्ट्रा है आपका, एक ही बंदा आपका सप्लायर भी है और आपका ट्रेड पेबल भी है, उसे आपने कैंसिल आउट करना है। तो वो आपके एसएलसी की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और पीएलसीए की डेबिट साइड पे आ जाएगा। हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, छोटी लेसर अमाउंट जो है कैंसिल होगी हमेशा। 380 हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा जी सेट ऑफ का 380 से, इधर भी आ जाएगा आपका और इधर भी आपका सेट ऑफ आ जाएगा जैसे। Customer dishonored check had been entered in the cash book as 1560 instead of 1650. कस्टमर चेक डिसऑनर था 1560 का, इंस्टेड ऑफ 1650 हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, वो कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ है कैश बुक का, जो आपने 1560 लिखना था कैश बुक में, आपने लिख दिया 1650। अब कस्टमर चेक डिसऑनर होता है तो हम करते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जब कस्टमर चेक डिसऑनर होता है तो उसकी दो एंट्रीज पास होती हैं। एक हम करते हैं बैंक टू कस्टमर के पैसे, पहले हम सपोज करते हैं मिल गए, बैंक टू ट्रेड रिसीवर के पैसे मिल गए आपको, पहले हम यही रिकॉर्ड करते हैं कि पैसे मिल गए। बाद में हम एंट्री पास करते हैं रिवर्स एंट्री, तो वो क्या होती है, ट्रेड रिसीवर टू बैंक। ट्रेड रिसीवर को दोबारा डेबिट कर लेते हैं कि हमने पैसे लेने हैं उससे, क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया है, पैसे तो लेने थे ना हमने, और बैंक हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ट्रेड रिसीवर टू बैंक हम इसकी एंट्री जो है वो पास कर देंगे। अब ट्रेड रिसीवर टू बैंक जो मैंने एंट्री पास की, अगर हम इस पर गौर करें इस पे, तो कस्टमर डिसऑनर चेक 1560 लिखना था, आपने लिख दिया 1650। आपने डेबिट कर दिया है ज्यादा, 1560 माइनस 1650, 90 से ज्यादा डेबिट कर दिया है। तो 90 से आपने ट्रेड रिसीवेबल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बेटा चेक डिसऑनर हमेशा डेबिट साइड पे आता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है चेक डिसऑनर। आपने डेबिट साइड पर ज्यादा डेबिट कर दिया 90 से, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे होता डेबिट ही है, तो क्योंकि आपने ज्यादा डेबिट कर दिया था तो आपको चेक डिसऑनर यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। इतना आपने ज्यादा डेबिट किया और वो कितना है 90, इसको हम लिख सकते हैं चेक डिसऑनर ओवरकास्ट। ओवरकास्ट डेबिट ही होता है, ज्यादा डेबिट कर दिया था आपने 90 से, आपने इसे क्रेडिट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका अब हम टोटल कर लेते हैं। सर हमने कम डेबिट नहीं किया चेक डिसऑनर्ड। एक मैं देख रहा हूँ यार, हाँ सही कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही, 1560 इंस्टेड ऑफ 1650, 1650 की बजाय आपने 1560 कर दिया। तो बेसिकली हमें और मजीद डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट साइड पे लिखेंगे हम चेक डिसऑनर कम, इंस्टेड ऑफ 1560 लिखने की बजाय आपने लिख दिया 1560 लिखने की बजाय आपने लिख दिया 1650 की बजाय 1560 लिख दिया। डेबिट साइड पे आ जाएगा। अंडरकास्ट भी कर सकते हैं इसको, आप ओवरकास्ट भी लिख सकते हैं और बगैर उसके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 90 का हम टोटल कर लेते हैं।
देखिए थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई थी मुझे ना। कस्टमर चेक डिसऑनर था एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1560, हमने कितना लिखा है 15 इंस्टेड ऑफ 1650 की बजाय हमने कम लिखा है। चेक डिसऑनर डेबिट होते हैं, कम डेबिट किए 90 से डेबिट कर देंगे, वो करेक्ट हो जाएगा। अब हमने बनाने हैं जी, बनाते हैं हम अपना। इसका टोटल करें कितना आता है बताएं जी, टोटल करो कितना आता है क्रेडिट साइड का। सर 18110। 18110 इधर भी कर लेते हैं जी, 18110 आ जाएगा। 17330। जी आंसर आ जाएगा 17330। दैट इज द कलेक्टेड परचेज लेजर बैलेंस हमने 17330। इस तरह यहाँ पे बना लेते हैं इसका, ये आपका आ जाएगा 42440 जी। 4440 और यहाँ पे आप सर 4270 41270 4127। 41270 ये आपका नेक्स्ट का बन जाएगा ड्रॉप डाउन। अच्छा एक बात मैंने आपको बतानी थी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जारी बात है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट अमेंडेड आप बना रहे हैं, पीएलसी है एसएलसी है अमेंडेड बना रहे हैं, इनका आपस में कंसर्न नहीं है। इनका कंसर्न तो होगा स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट से, जिसका बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ। अगर वो दिया होता हम उसकी करेक्शन करते, उसके साथ इसको टैली करते और हम चाहते कि वो आपस में बराबर आए सारी चीजें। खैर तो ये हमने बना दिया। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे इस क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट सेम है लेकिन रॉन्ग पर्सन अकाउंट में आपने उसको एंटर कर दिया। आई कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ नॉट अपडेटिंग कस्टमर्स अकाउंट इन द सेल लेजर। डेफिनेटली जो ट्रेड रिसीवेबल्स the amount of trade receivable will be incorrect होगी। You won't be able to find the right amount of trade receivables। उससे क्या होगा? Maybe you are not able to collect amount, collection from trade receivable will be difficult। Financial statements may be incorrect। गलत बनेंगे ना फिर, trade receivable की amount गलत होगी। इस तरह supplier की amount गलत होगी तो it may create conflict and it may hinder our purchases। They will stop selling goods to us। Our supplier will be annoyed with us। अगर हमें पता नहीं होगा हमने कितने सही अकाउंट नहीं बनाए, total trade payables we won't be able to find the total amount of correct amount of trade payables। What amount needs to be paid? Maybe we will overpay someone, maybe we will pay suppliers will be overpaid। ये हो सकता है। और फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी वजह से भी अनकरेक्ट हो सकती है। ये दो तीन चीजें थी जो कि हमने इसमें देखी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 19-23 का। ठीक है जी, ये मैं आपको भेजूंगा, इसका भी ये भेजूंगा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन से पहले एक लेक्चर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा 14.9। लेक्चर में भेज रहा हूं सबको, उस पर लिखा होगा 14.9। वो 14.9 बेटा आपने पहले देखनी है, मतलब वो लेक्चर पहले लेना है, उसके बाद ये वाला सवाल सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली लेक्चर है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन बनाने का। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन पेपर में अब आना शुरू हुई है, पहले नहीं आती थी, इसलिए उसका क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू you know carry on the same chapter tomorrow। I'll go for the next chapter क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, मैं वो करवाना शुरू करूंगा। इम्पोर्टेंट है चैप्टर वो हमारा, तो उसकी तरफ हम अपना ध्यान देंगे ज्यादा। और ये जो हम कर रहे हैं ये सवाल आपने घर में करने हैं, और मतलब पहले 14.9 देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे।
इसका भी लेक्चर मैं आपको भेजने लगा हूँ, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप कहें कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, आसान सवाल है। इसमें कोई ऐसे कोई ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं, देखे 5 पॉइंट्स है सिर्फ, लेकिन इसमें बनाना सब कुछ है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी करेक्ट करना आपने, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी करेक्ट करना आपने, सेल लेजर परचेज लेजर अकाउंट वो भी बनाना है मैंडेट, और सेल लेजर अकाउंट भी बनाना है आपने। तो पूरा क्वेश्चन है इसमें, पीएलसी और एसएलसी इसमें दोनों जो है वो इफेक्ट जो है वो आपके हो रहे हैं। तो इसका लेक्चर भी आपको भेजता हूँ मैं, और 14.9 भी मैं आपको भी भेज देता हूँ। किसी और को कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। कल से इंशाल्लाह फिर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर जो नया है वो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ये 2 लेक्चर भेजने के बाद मैं बाकी लेक्चर भी भेज देता हूँ, वो बाकी लोग चाहे ना देखें तो तब आप देख लीजिएगा, ताकि आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपने वो चैप्टर पूरा मुझसे ये वाला सही तरीके से पढ़ा नहीं है, वो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर जी जी। सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी, ये आपके जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया है आज, इसके पॉइंट नंबर 4 जरा फिर एक्सप्लेन कर दें मुझे। हाँ, पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, पॉइंट नंबर 4 तो आसान है, सर अकाउंट। नहीं सर, मैंने इसमें पूछना था कि इसमें हम सेल्स लेजर में, सेल्स कंट्रोल अकाउंट में हम इससे नहीं करेंगे क्रेडिट नहीं 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 नहीं, उसने कहा 107? नहीं नहीं, सेल्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हुआ है असल में, क्योंकि आपको पता है ना अकाउंटिंग में अगर एक गलती बताई होती दूसरा ठीक होता है। तो अगर उसने 1070 बताया है आपको कि परचेज कंट्रोल अकाउंट में 2 दफा डेबिट किया है, इसका मतलब है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो सही क्रेडिट किया हुआ है, पीएलसी में आपने 1070 से ज्यादा डेबिट कर दिया, इसकी वजह से आपने क्रेडिट कर दिया उसको। ओके, इससे मुझे लगा था कि इसमें उन्होंने मतलब कहा हुआ है कि 1070 को उन्होंने एक एक दफा डेबिट करते हैं, एक दफा क्रेडिट करते हैं ना, परचेज और सेल्स लेजर में ना। तो वो हाँ, मुझे लगा उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने वो दोनों एंट्रीज डेबिट ही कर दी हैं परचेज लेजर में, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, ठीक है, चलिए मैं लेक्चर भेजता हूँ आपको इंशाल्लाह।